हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस क्या है ना। तो इक्विलिब्रियम मतलब मान लो कि नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी। कोई बॉडी है जिस पर कि नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ढेर सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं। If number of forces are acting on a body, then the vector sum of all these forces, vector sum, इन सारे का vector sum, because force is a vector quantity. तो if number of forces are acting on a body, then their vector sum of all these forces इज कॉल्ड द नेट फोर्स। वेक्टर सम जो इसका है वो कहलाता है नेट फोर्स। नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। क्या समझ में आई बात कि यदि ढेर सारे फोर्सेस हैं, देयर आर नंबर ऑफ फोर्सेस एंड देयर वेक्टर सम यदि अपन निकालेंगे, उनको वेक्टोरियली यदि ऐड करेंगे, then that sum is called the net force or the resultant of all these forces, ठीक है। now अब ये कहता है कि according to Newton's second law F is equal to ma, ये अपन ने पढ़ा है, force is equal to product of mass and acceleration if the net force acting on the body is zero, because यहाँ से अपन देख रहे हैं force is directly proportional to acceleration और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो यदि फोर्स जीरो हो, यदि नेट फोर्स जीरो लग रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। इफ नेट फोर्स इज जीरो, इफ एफ इज इक्वल टू जीरो, यदि एफ जीरो होगा तो उस केस में एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा, है ना। देन ऐसे कंडीशन में जहाँ की नेट फोर्स जीरो होता है तो अपन कहते हैं कि बॉडी लीनियर इक्विलिब्रियम में है। द बॉडी इज सेड टू बी इन लीनियर इक्विलिब्रियम, ठीक है। नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और इनका जो वेक्टर सम है, वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस, दिस इज कॉल्ड नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स। और यदि नेट और रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, देन इन दैट केस the body is said to be in linear equilibrium, ठीक है। तो लीनियर इक्विलिब्रियम में कब होगा बॉडी, जबकि उस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो जीरो हो, है ना। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, यानी नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं किसी बॉडी पर और उसका जो वेक्टर सम है फोर्स का वो जीरो है, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन लीनियर इक्विलिब्रियम, ठीक है। नाउ तो स्टेट ऑफ लीनियर इक्विलिब्रियम में क्या होगा, यदि बॉडी, यदि कन्वर्सली अपन कहें, यदि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, व्हेन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के केस में जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, वो जीरो होगा, है ना। इक्विलिब्रियम के केस में नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। जब नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है मीन्स द बॉडी वो रेस्ट में हो सकता है या बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है। नहीं, जब नेट एक्सेलरेशन जीरो, नेट फोर्स जीरो हो, फोर्स जीरो हो तो F इज इक्वल टू एम ए होता है ना। जब फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो बॉडी या तो रेस्ट में होगी या मोशन में होगी। मोशन में मीन्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी बॉडी मूव करेगी, यानी बॉडी का जो स्पीड है वो कांस्टेंट होगा इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, माइंड इट कि नंबर ऑफ फोर्सेस, कई फोर्स लग रहे हैं बॉडी पर और उस केस में जो नेट फोर्स है, वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस, ये जीरो है। जब नेट फोर्स जीरो होगा F इक्वल टू एम ए तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होगा मीन्स बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, ठीक है, यानी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यदि रेस्ट में है
तो उसको बोलते हैं अपन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर रेस्ट में है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और यदि मोशन में है तो डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कब है? व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। कब रेस्ट में है? जबकि नंबर ऑफ फोर्सेस उस पर एक्ट कर रहे हैं और रिजल्टेंट नेट फोर्स वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस 0 है और बॉडी रेस्ट में है। इसका मतलब वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कहलाता है। और नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं बट नेट फोर्स वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस ये 0 है। तो उस केस में जो बॉडी मूव करेगी विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी विथ कांस्टेंट स्पीड इन स्ट्रेट लाइन, तो उस केस में जो इक्विलिब्रियम होगा उसको बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यानी इक्विलिब्रियम ये दो तरह के हो गए, स्टैटिक एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, जैसे कोई एग्जाम्पल अपन अगर लेना चाहें, है ना, मान लिया कि कोई एग्जाम्पल ले लें कि कोई ऐसा रफ सरफेस है। ठीक है, सरफेस है, एक्चुअली रफ नहीं, मतलब सरफेस है ना, और इस सरफेस पर कोई बॉडी रखी हुई है लाइक दैट, और बॉडी रेस्ट में है। ये भी कह दिया कि ये जो बॉडी है वो बॉडी रेस्ट में है। ये जो ऑब्जेक्ट है जो सरफेस पर रखी हुई है ये रेस्ट में है, और इस पर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं। मान लो ये फोर्स लग रहा है F1 इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F2, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसका वेट होगा, वेट लगेगा इसके सेंटर से, दैट इज वेट को W से दिखाते हैं, mg होगा अगर इसका मास m है तो, और नॉर्मल रिएक्शन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में n। ठीक है, तो यदि बॉडी रेस्ट में है तो वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज 4 फोर्सेस, ठीक है, बॉडी क्या है? रेस्ट में है तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये फोर्स लग रहे हैं, कितने फोर्स? 4 फोर्स लग रहे हैं। F1 इस डायरेक्शन में, F2 इसके अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड है ना, तभी तो रेस्ट में होगा। यानी यदि रेस्ट में है 4 फोर्स लगने के बाद, इसका मतलब नेट फोर्स 0 है ना, यानी वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस 0 है। तो इसको अपन लिखेंगे कि F1 प्लस F2 प्लस वेट W प्लस नॉर्मल रिएक्शन, ये सब बराबर क्या है? 0 के। ठीक है, यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि F1 प्लस F2 ये 0 होगा, F1 प्लस F2 0 होगा। अगर डायरेक्शन ले लें तो F1 का अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन ले लिया दिस वन, तो ये डायरेक्शन क्या होगा? निगेटिव। तो F1 माइनस F2 ये बराबर कितने के होगा? ये 0 के होगा, F1 माइनस F2। उसी तरह ये यानी हॉरिजेंटल सम ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस 0 होगा। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ये है F1 एंड F2, इसका सम 0 हुआ, F1 प्लस F2, बट यानी वेक्टर नोटेशन अपन ने नहीं देना तो F2 का साइन दे दिया निगेटिव, यानी F1 माइनस F2 0 मीन्स F1 इक्वल टू F2। उसी तरह सम ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्सेस ये भी 0 होगा। वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या है? n, तो n को यदि पॉजिटिव लिया तो W हो जाएगा निगेटिव, तो n माइनस W इक्वल टू 0। ठीक है, तो सम ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स 0, सम ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स 0। तो इस केस में जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है बॉडी मीन्स कब? जबकि ये फोर्स लग रहे हैं इसके बावजूद रेस्ट में। इसका मतलब वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस दैट इज नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ये 0 है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने बात की इक्विलिब्रियम फोर्स की। ठीक है, इक्विलिब्रियम किस केस में? इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस। अगर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो उस केस में, है ना, इक्विलिब्रियम की हम लोगों ने बात की। समझ में आया? अब हम लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। कंकरेंट फोर्स क्या है? पहले इसको डिफाइन करेंगे, है ना। तो कंकरेंट फोर्सेस आर बेसिकली फोर्सेस एक्टिंग एट द सेम पॉइंट। कंकरेंट फोर्सेस आर फोर्सेस एक्टिंग एट द सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट पर यदि ढेर सारे फोर्स लग रहे हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट,
देन द फोर्सेस आर सेड टू बी कंकरेंट फोर्सेस। ठीक है, तो कंकरेंट फोर्सेस के केस में नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहा है सेम पॉइंट पे। ठीक है, एंड अगर ये जो कंकरेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, कंकरेंट फोर्सेस मीन्स नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, और यदि इसका नेट जीरो है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द कंकरेंट फोर्सेस, यदि वेक्टर सम इस सारे कंकरेंट फोर्सेस का जीरो है, उस केस में ये इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, यानी कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लें कि अपन 3 फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, मैंने एज्यूम किया 3 फोर्सेस आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, है ना। 3 फोर्स एक्ट कर रहा है एट द सेम पॉइंट। मान लिया कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, लाइक दिस डायरेक्शन। ठीक है, अनदर फोर्स लग रहा है दिस डायरेक्शन में। यहाँ भी एक फोर्स ले लेते हैं अपन, है ना। एक फोर्स इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स भी अपन ने ले लिया लाइक दैट, ये फोर्स लग रहा है दिस डायरेक्शन में। ठीक है, कुछ ऐसा बना दिया अपन ने, है ना, और यहाँ भी एरो डाल दिया। तो ये 2 फोर्स हो गए। ठीक है, इसको थोड़ा, इसकी साइज बड़ी हो गई, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं अपन, है ना, दिस। तो मान लो ये फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ अपन ने डायरेक्शन दे देना है ना, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ अपन ने डायरेक्शन ले लिया कि ये डायरेक्शन है दिस, ये 2 फोर्स हैं। मान लिया ये है ए और ये है बी, और तीसरा फोर्स मान लें इस डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ भी लिखा देते हैं इसको यूं। ठीक है, तीसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है लाइक दैट, है ना। यहाँ भी एरो बना देते हैं फोर्स के लिए। नाउ अब अगर ये फोर्स एक ऐसा लग रहा है, ये थोड़ा डायग्राम सही नहीं है ना, चलिए इसको करेक्ट करते। यानी 3 फोर्सेस आर एक्टिंग, यदि 3 फोर्स लग रहे हैं, है ना। ये अपने एक फोर्स दिखाया, 2 फोर्स दिखाया, नाउ एक फोर्स और ले लेते हैं लाइक दैट, है ना, कुछ यूं होगा। ठीक है, यूं, इसमें एरो डाल देते हैं। तो ये हो गया, दैट इज कितने फोर्स लग रहे हैं, थोड़ा पेंसिल लेना पड़ेगा यार। हाँ, दिस 3 फोर्सेस आर एक्टिंग, 1 2 और ये मान लिया 3। ठीक है, तो ए बी का जो रिजल्टेंट होगा, मान लें इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन एक ले लेते हैं, थोड़ा दिखेगा ठीक, लाइक दैट, है ना। ये थोड़ा ये हो गया रफ यार। ठीक है, 3 फोर्सेस आर एक्टिंग, 3 फोर्स लग रहे हैं, और ये इस तरह से लग रहे हैं कि इनका जो इक्विवेलेंट है वो क्या है, इक्विवेलेंट 0 है ना। चलिए एक शेप लेने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ये ले लिया अपन ने, ये। ठीक है, लाइक दैट, है ना। अब यहाँ से अपन डॉटेड लाइन खींचे, पैरेललोग्राम बना रहे हैं, यहाँ से खींच दिया ये डॉटेड लाइन, है ना। ये ए है, ये बी है, ये हो गया आर रिजल्टेंट हो गया, और ये वेक्टर मानना है वेक्टर सी। तो ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर सी। 3 फोर्सेस आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, इसको मान लिया पॉइंट ओ। तो ये जो 3 फोर्सेस हैं ए बी सी, ये कहलाएंगे कंकरेंट फोर्सेस, बिकॉज दे आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यदि ये इनका वेक्टर सम 0 है, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये तीनों का जो सम है, दैट इज नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स 0 है। तो इस केस में क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये बराबर होगा माइनस ऑफ वेक्टर सी के। ठीक है, क्योंकि ये कंकरेंट फोर्सेस हैं, और यदि इनका नेट वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो उस केस में ए प्लस बी बराबर माइनस सी होगा, है ना।
यानी नेट फोर्स जब जीरो होगा तो ये इक्विलिब्रियम में कहलाएंगे। यानी कंकरेंट फोर्सेस के इक्विलिब्रियम के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि कोई तीन जैसे अगर फोर्स लग रहा है तो इसमें से कोई दो का सम, किसी दो का सम, जैसे ए बी का सम ये क्या है, आर है, तो ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो थर्ड वेक्टर के एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ए बी का सम इधर हो गया आर, ये हो गया आर के डायरेक्शन में, ठीक है, आर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और इसके अपोजिट सी लग रहा है, तो आर बराबर ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी। यानी जो सी का मैग्नीट्यूड है थर्ड वेक्टर का फर्स्ट टू के सम के बराबर है और जो डायरेक्शन होगा सी का वो फर्स्ट टू के जो सम है, जो रिजल्टेंट है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो ये फिर इक्विलिब्रियम में होंगे, है ना। इक्विलिब्रियम के लिए ये कंडीशन हो गया, ठीक है। कंकरेंट फोर्सेस का इक्विलिब्रियम कब होगा? कंकरेंट फोर्सेस इक्विलिब्रियम में whenever the vector sum of the concurrent forces is zero, यदि वेक्टर सम इसका जीरो है तो। अब है कि जैसे फोर्स यदि अप्लाई करते हैं अपन, whenever force is applied, जब भी फोर्स अप्लाई होगा तो बॉडी लीनियर मोशन में हो सकती है, लीनियर या रोटेशनल मोशन भी हो सकता है बॉडी का, है ना। बॉडी स्ट्रेट लाइन यानी ट्रांसलेशनरी मोशन हो सकता है, ट्रांसलेटरी मोशन, जब फोर्स लगाया तो स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ेगी, या रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस हो सकता है। फोर्स जब भी अपन अप्लाई करेंगे तो फोर्स क्या कर सकता है? लीनियर मोशन काज कर सकता है एज वेल एज रोटेशनल मोशन कर सकता है, ठीक है। तो यदि सम ऑफ फोर्सेस जीरो है, वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस जीरो है, तो लीनियर इक्विलिब्रियम होगा, लीनियर इक्विलिब्रियम होगा, है ना। यानी उसमें लीनियर मोशन नहीं होगा, ठीक है, बट रोटेशनल मोशन हो सकता है ना। बट इफ कंकरेंट फोर्सेस का इक्विलिब्रियम है, यानी ढेर सारे फोर्स एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं और उसका रिजल्टेंट जीरो है, कंकरेंट फोर्सेस का यदि नेट जीरो है, रिजल्टेंट जीरो है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द कंकरेंट फोर्सेस यदि जीरो है, तो उस केस में बॉडी में न तो लीनियर मोशन होगा ना रोटेशनल मोशन होगा। माइंड इट, सिंपली फोर्स लग रहे हैं, मान लो दो फोर्स लग रहे हैं किसी बॉडी पर, ठीक है, चलिए ऐसा ले लेते हैं एक शेप, दो फोर्स लग रहे हैं, ये अपन ने एक ये बना दिया स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इस पर दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, ये फोर्स जितना है ये भी फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही है, बट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, ये लीनियर इक्विलिब्रियम में होगा। इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स जीरो हो गया, बट रोटेशनल मोशन हो सकता है इसमें, इक्वल एंड अपोजिट लगेगा तो ये रोटेट करेगा, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। बट यदि कंकरेंट फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, कंकरेंट फोर्सेस का नेट जीरो है, तो उस केस में न तो लीनियर मोशन होगा न ही रोटेशनल मोशन होगा, ठीक है। माइंड इट। नाउ अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब डिस्कस कर रहे हैं, यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक डिस्कस कर रहे हैं अपन, दैट इज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में सॉल्व कैसे करते हैं प्रॉब्लम, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए सर्टेन स्टेप अपने को उठाना पड़ेगा, है ना। तो वो स्टेप क्या है? तो इसको बहुत यानी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, जब भी प्रॉब्लम अपन सॉल्व करेंगे मैकेनिक्स में तो उसमें अपने को सर्टेन स्टेप फॉलो करना चाहिए। पहला है स्केच द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को स्केच करना है, स्केच द पिक्चर ऑफ द प्रॉब्लम, स्केच द पिक्चर ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम जो दिया हुआ है उसका पिक्चर बनाओ, स्केच करो, ठीक है। एंड सेकेंड वन है आइसोलेट द बॉडी, बॉडी को आइसोलेट करो, आइसोलेट द बॉडी, किस बॉडी को? हुज मोशन इज टू बी एनालाइज्ड, जिसका मोशन एनालाइज करना है उस बॉडी को आइसोलेट करो, और उस पर वेरियस फोर्सेस,
फोर्सेस देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे को बोलते हैं अपन फ्री बॉडी डायग्राम, यानी ड्रॉ करना है अपने को फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। पहला क्या करना है, स्केच द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को स्केच करना है, पिक्चर एक्चुअली स्केच द पिक्चर ऑफ द प्रॉब्लम। सेकेंड वन, आइसोलेट द बॉडी हुज मोशन इज टू बी एनालाइज्ड, दैट इज वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, इसको दिखाना है। सो द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, दैट इज hence draw free body diagram. Free body diagram is a diagram. Free body diagram को define कर सकते हैं, it is a diagram showing the all the forces acting on the given body, है ना। free body diagram वह diagram है जिसमें कि अपन उस बॉडी को जिसका मोशन एनालाइज करना है, उस बॉडी को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, और उस पर कितने वेरियस फोर्सेस लग रहे हैं, इस फोर्सेस को अपन फिर ड्रॉ करते हैं, है ना, कितने फोर्सेस, इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। और यदि जरूरी है तो रिजॉल्व करते हैं अपन, जो फोर्सेस हैं उसको रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व द फोर्सेस, किसमें रिजॉल्व करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। फोर्सेस को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। देन अपने को लिखना है F इक्वल टू एम ए इक्वेशन, F इक्वल टू एम ए इक्वेशन फॉर कंपोनेंट फोर्सेस। किसके लिए, कंपोनेंट फोर्सेस के लिए, फॉर कंपोनेंट फोर्स के लिए F इक्वल टू एम ए इक्वेशन लिखना है। देन अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है कंपोनेंट इक्वेशंस को फॉर अननोन, है ना। solve the component equations for unknown, and then last में अपन चेक भी करना है, check the result, check the reasonableness of the result obtained, जो रिजल्ट मिला, check the रिजल्ट को अपने को चेक करना है एक्चुअली, है ना। तो कितने हैं, सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स के लिए अपने को स्केच करना है पिक्चर ऑफ द प्रॉब्लम, आइसोलेट करना है बॉडी को हुज मोशन इज टू बी एनालाइज्ड, दैट इज शो करना है वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी डायरेक्टली, इनडायरेक्टली जो फोर्स लग रहा है उसको नहीं लेना है। तो ऐसे डायग्राम को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। डायग्राम बनाना है शोइंग द ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ गिवन बॉडी, और फिर इन फोर्सेस को यदि नेसेसरी हो तो रिजॉल्व करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। देन राइट द F इक्वल टू एम ए इक्वेशन फॉर कंपोनेंट फोर्सेस एंड सॉल्व द कंपोनेंट इक्वेशंस फॉर अननोन, अननोन मिल जाएगा। देन चेक द रिजल्ट, ठीक है। इतने स्टेप अपन फॉलो करेंगे, ठीक है, इतने स्टेप्स अपने को फॉलो करने हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो अपन कुछ प्रॉब्लम सब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, है ना। मान लो एक प्रॉब्लम ऐसा है ना? कोई ऐसा सरफेस है, दिस फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल सरफेस ले लिया, फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल सरफेस, और इस पे ये दो मासेस रखे हुए हैं, है ना। एक का नाम दे दिया, मान लो M1 है, दूसरा है M2, ये दो मासेस रखे हुए हैं, और इस पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स F इज एक्टिंग, M1 M2 एक दूसरे के कांटेक्ट में है, और ये A एक्सेलरेशन से बॉडी मूव कर रहा है। M1 मास दिया हुआ है, मान लो M1 दिया हुआ है अपने को 1 किलोग्राम 1 kg, और M2 बड़ा है तो इसका मास दिया हुआ है मान लो 2 kg, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में दैट इज गिवन, मान लो 2 + 1 3 मीटर, ऐसे मान लिया एक नंबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स निकालना है। प्रॉब्लम क्या है समझ में आ गया। कोई ऐसा सरफेस है दैट इज हॉरिजेंटल एंड फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इस पर दो मासेस रखे हुए M1 एंड M2 जिसका मास है 1 and 2 kg रिस्पेक्टिवली। इस पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट, है ना, और A एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो अपने को नेट फोर्स निकालना है पहला, और दूसरा निकालना है अपने को F डैश। ये F डैश क्या है,
दैट इज कंप्रेशन फोर्सेस बिटवीन m1 एंड m2। कंप्रेशन फोर्सेस बिटवीन द मासेस निकालना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या काम है, फ्री बॉडी डायग्राम, पहला काम है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये तो स्केच कर लिया अपन ने प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम लिखा हुआ है तो इसको स्केच कर लिया, स्केच द पिक्चर ऑफ द प्रॉब्लम। देन अपन क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। मान लो पहले ले लिया हमने m2 को, दिस वन इज m2 ये, अब m2 पर डायरेक्टली एफ नहीं लग रहा है तो इसलिए ये नहीं लेना है, बट m2 पर m1 एक फोर्स लगा रहा है, m1 m2 पर एक फोर्स लगाएगा, वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, क्योंकि m1 पर फोर्स लग रहा है F1 तो m1 भी m2 पर फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को बोलते हैं कंप्रेशन फोर्स, इसको दबाएगा, दैट इज F डैश कंप्रेशन फोर्स है। अब इसका वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड m2 इंटू जी, mg, और रिएक्शन इस पर लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में r, और एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में a, ठीक है। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, m2 के लिए। नाउ m1 के लिए अपने को ड्रॉ करना है, तो यहाँ बना लेता हूँ, मान लो लाइक दैट m1 एक्चुअली छोटा था, है ना, m2 बड़ा है, ठीक है। ये था m2 एंड दिस वन इज m1, मान लीजिए m1 है। अब m1 पर कितने फोर्स लग रहे हैं, F डायरेक्टली लग रहा था इस डायरेक्शन में, ये फोर्स अपने को दिखाना है, थोड़ा बीच में बनाना था, चलो F फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा करेक्ट ही कर लेते हैं, है ना। F फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन, सारे फोर्स पहले दिखाना है। मान लिया ये लग रहा है F फोर्स, ठीक है। और कौन सा फोर्स लग रहा है इस पे, डायरेक्टली m1 पर तो ये F फोर्स लग रहा है ना। और फिर कंप्रेशन वाला ये भी फोर्स लगेगा, m1 m2 पर लगा रहा था फोर्स इस डायरेक्शन में, तो m2 भी m1 पर फोर्स लगाएगा। वो लगाएगा कौन सा फोर्स, कंप्रेशन वाला फोर्स, जिसको हमने नाम दिया था F डैश, और इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगता है m1 इंटू जी, और रिएक्शन जो लगेगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा r, और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। m1 पर फोर्स क्या लग रहा है, F लग रहा है इस डायरेक्शन में, और कंप्रेशन का फोर्स m2 जो इस पर लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, दिस वन, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, रिएक्शन ये, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। यहाँ पर लगा रहा है m2 पर, m1 लगा रहा है फोर्स ऑफ कंप्रेशन, डायरेक्टली F नहीं लग रहा है तो F नहीं लिया अपन ने, है ना, F डैश। नाउ ये है वेट और रिएक्शन। अब इसको सॉल्व करना है अपने को, है ना। फोर्सेस ले लिए अपन ने, फोर्सेस दिखा दिए कितने कितने फोर्स लग रहे हैं, है ना। अब क्या करना है, अपने को इक्वेशन लिखना है इसके लिए, है ना। इसके लिए एक्चुअली इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए अपने को डायग्राम चाहिए, दैट इज धीरे धीरे ये दिस वन, ठीक है। तो डायग्राम में देखो अब क्या है, एक्चुअली ऊपर के डायग्राम में देखें अपन तो m1 एंड m2 तो कनेक्टेड है ना। तो जो टोटल फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू ma, और दोनों एक दूसरे के टच में है तो दोनों एक बॉडी की तरह काम करेगा, यानी टोटल मास हो गया m1 प्लस m2 इंटू a, ये लगेगा फोर्स। m1 कितना है 1, m2 है 2 kg, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3, तो 3 3 जा 9, तो ये 9 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, F का वैल्यू निकल गया, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या निकालना है, F डैश निकालना है, फोर्स ऑफ कंप्रेशन बिटवीन द मासेस, F डैश। तो कहाँ से सहूलियत है, यहाँ से देख सकते हैं अपन F डैश कितना होगा एक्चुअली, F डैश इज इक्वल टू, ये था m2 इंटू a, नेट फोर्स किधर लग रहा है m2 इंटू a, और ये बराबर क्या होगा, ये फोर्स F डैश की, F डैश जो अपने को निकालना है, यानी F डैश का जो वैल्यू है ये निकल गया m2 इंटू a। m2 कितना था 2, एक्सेलरेशन था 3, 2 3 जा 6 न्यूटन, ठीक है, ये निकल गया। ये थर्ड से भी निकाल सकते थे, यहाँ से भी अपन 2 के लिए निकाल सकते थे। थर्ड क्या कह रहा है, m1 पर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स इधर लगेगा m1 इंटू a, ठीक है, ये बराबर होगा F, और ये तो अपोजिट लग रहा है तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना हो गया F माइनस F डैश, F इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट, F डैश अपोजिट है
तो F माइनस एफ डैश हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं एक्चुअली जो एफ डैश का वैल्यू होगा वो होगा F माइनस M1A, और F निकाल चुके हैं पहले 9, M1 कितना है 1 और A है 3, तो 9 माइनस 3 दैट इज 6 न्यूटन, अगेन 6 न्यूटन हो गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं अपन, प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है। इसमें एक पुली का केस है। मान लो एक पुली है जिस पर कि रोप है जिसका मास जो है वो नेग्लिजिबल है ना, यानी मासलेस रोप है, फ्रिक्शनलेस रोप है। तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ये रिजिड सपोर्ट है ना, और यहाँ से एक पुली है। चलिए इसके लिए एक शेप ले लेते हैं, दिस वन है ना, दिस इज द पुली, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर स्केच कर, चलिए लगभग बन गया है ना, दिस इज द पुली। और इससे अब रोप अपन ने लगा दिया, ठीक है, इससे एक रोप लगी हुई है, एक रस्सी लगी हुई है इस डायरेक्शन में यूं, और यहाँ से एक मास अटैच है, यानी जो रोप है फ्रिक्शनलेस रोप है और मास भी इसका नेग्लिजिबल है, मासलेस है। और फिर अनदर वन है लाइक दैट। चलिए इसको यदि यहाँ भी शेप ले लेते तो अच्छा था, है ना। चलिए लाइक दैट, यानी क्या है, एक रस्सी बनी है पुली से, है ना, एक रस्सी है और उसके दो सिरे से मास लटक रहे हैं। चलिए यहाँ से एक शेप ले लेते हैं लाइक दैट, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ये एक तो ये हो गया, ठीक है। अनदर वन, दूसरे सिरे से फिर एक मास लटका हुआ है लाइक दैट, ये थोड़ा फिगर बढ़िया लग रहा है लाइक दैट, ठीक है। अब यहाँ से एक मास लटक रहा है दैट इज 5 kg, है ना, और यहाँ एक मास लटक रहा है, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, मान लें ये है 10 किलोग्राम, ठीक है। अब क्या बोला कि एक रिजिड सपोर्ट है जिसमें ये पुली लगी हुई है और इस पुली से ये रस्सी बनी हुई है, इसके दो सिरे से मास लटक रहे हैं 5 kg एंड 10 kg। अब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इसमें कितना होगा रोप में, ये निकालना है, और टेंशन इन द स्ट्रिंग भी निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन व्हाट एंड टेंशन इन द रोप, है ना। यहाँ पर इक्वेशन लगाएंगे, उसी तरह फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये जो 5 kg वाला पार्ट है, 5 kg ये बना दिया अपन ने, ये है 5 kg का मास, ठीक है। इस पर अब क्या क्या लग रहे हैं ये देखो, है ना। 5 kg पर मास क्या लग रहा है, या इसको मान लो अपन ने सिंपल थोड़ा और बना दें, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, है ना, ये कर दिया इरेज, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर एक मास ले लिया अपन ने, दैट इज वो मास कितना है 5 किलोग्राम, है ना। ये तो यह पॉइंट से बता दिया, ये M1 है, M1 इज इक्वल टू 5 किलोग्राम, इसको मान लिया अपन ने M1 है, एंड दिस वन इज M2, ठीक है। अब M1 पर कितने लग रहे हैं, एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, ये कितना लगेगा वेट के बराबर M1 इंटू जी। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, N बोल दिया, ठीक है। तो N नहीं, एक्चुअली यहाँ टेंशन होगा, ये N नहीं है, ये क्या है टेंशन है, टेंशन रस्सी में होगी, है ना। ये क्या है टेंशन T। यहाँ देखो अगर ये वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो रस्सी में टेंशन होगा ऊपर की ओर, इधर खींचेगी, ये टेंशन T। और चूंकि ये हल्का मास है 5 kg या 10 kg, तो ये किधर जाएगी मास ऊपर की ओर, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस का डायरेक्शन होगा ये अपवर्ड होगा, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड होगा। ऐसे मास ऊपर जाएगी, ये नीचे आ रही है, तो यहाँ नेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, एक्सेलरेशन नेट डाउनवर्ड, बट टेंशन तो इसमें भी ऊपर की ओर होगा, टेंशन सेम होगा रस्सी में, है ना। अब यहाँ से अपने को निकालना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, M1 पर डाउनवर्ड लग रहा है कितना, M1G डाउनवर्ड, टेंशन लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, ये है अपवर्ड डायरेक्शन,
ठीक है। उसी तरह M2 के लिए बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये M2 है, दिस वन। इस पर वेट पहले दिखा दें, वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ये कितना होगा M2 इंटू जी होगा। और टेंशन, टेंशन तो अपवर्ड डायरेक्शन में है, लाइक दैट, ठीक है। और एक्सेलरेशन नेट डाउनवर्ड लग रहा था इसमें ए, ठीक है। अब अपने को दो इक्वेशन यहाँ से फ्रेम करना है, ठीक है। क्या करना है, दो इक्वेशन फ्रेम करना है, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखें अपन, इसमें फर्स्ट वन में है ना, तो नेट फोर्स किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मास m1 इंटू ए, है ना। नेट फोर्स किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो m1 इंटू ए, ऊपर की ओर जा रही है बॉडी, नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है। अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्या है, टेंशन का है T, और ये डाउनवर्ड है, तो उस डायरेक्शन में क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, T माइनस m1g, क्योंकि m1g जो वेट है इसका, ये वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन है, तो इस डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, m1 माइनस हो जाएगा T माइनस m1g। ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। फिर m2 से देखें, यहाँ एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, तो नेट फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड, मास कितना है m2, तो m2 इंटू ए इज इक्वल टू, डाउनवर्ड लग रहा है नेट, तो हो गया m2g जो वेट है डाउनवर्ड, और टेंशन अपवर्ड है, तो ये अब यहाँ माइनस हो जाएगा T, इसको मान लिया इक्वेशन 2, ठीक है। अब यहाँ T प्लस है, यहाँ माइनस है, तो 1 प्लस 2 कर दो, नाउ 1 प्लस 2, दोनों इक्वेशन को जोड़ देना है अपने को। जोड़ देंगे तो देखो इस साइड में हो गया LHS में m1a प्लस m2a, ये हो गया बराबर, इधर से T यहाँ माइनस T कैंसिल हो गया, बच गया m2g एंड माइनस ऑफ m1g, m2g माइनस m1g। अब इसको क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व हो जाएगा यहाँ से a का जो वैल्यू है एक्सेलरेशन है, इज इक्वल टू दिख रहा है m2 माइनस m1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और ये मल्टीप्लाइड विथ हो जाएगा g, ठीक है। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा दिस, है ना। अब वैल्यू रख दो, m2 का वैल्यू कितना है, m2 था 10 किलोग्राम, तो 10 माइनस 5 अपॉन 10 प्लस 5, 15 इंटू जी का वैल्यू 10, तो ये बराबर हो गया 10 माइनस 5, 5 बाय 15 यानी 1/3, दैट इज 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गया, 10 माइनस 5, 5 अपॉन 15, तो 1/3 10/3, ठीक है। और टेंशन निकालना है, किसी एक इक्वेशन में वैल्यू रख दो, मान ला इसमें वैल्यू रख दिया अपन ने, तो टेंशन T का वैल्यू निकल जाएगा, इज इक्वल टू m1 कॉमन हो जाएगा a प्लस जी, और अपन 1 में भी रख सकते थे, एक ही बात है, m1 का वैल्यू 1 था, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल गया अपना 10/3, और जी का वैल्यू 10 ले लो फॉर सिंप्लिसिटी, है ना। ऐसे 9.8 होता है, अगर दिया हुआ है कि जी लेना है 9.8 तो 9.8 ही रखेंगे अपन, ठीक है। तो ये हो गया कितना, m1 इंटू ए प्लस जी, m1 कितना है, m1 है, m1 का वैल्यू कितना था 5 किलोग्राम, ये मिस्टेक हो गई, 5 किलोग्राम, तो ये हो गया 5। नाउ 10/3 प्लस 3, 10 प्लस 30, तो 40/3, 40/3, दैट इज 200/3, ये क्या होगा, न्यूटन टेंशन है ना। तो इस तरह से अपन टेंशन है, और इसका वैल्यू अगर उसी तरह अगर 2 में रखते तो वहां से भी अपने को सेम वैल्यू आता, है ना। इस तरह से एक्सेलरेशन और टेंशन निकल गया, ये जनरलाइज्ड अपने पास इक्वेशन हो गया। एक्सेलरेशन यदि ऐसे प्रॉब्लम में निकालना हो कि जहाँ दो मास लटक रहे हैं पुली से, फ्रिक्शनलेस पुली से, मासलेस रोप है, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा m1 m2 मास है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कितना होगा, जनरल फॉर्मूला हो गया m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, होल मल्टीप्लाइड विथ g, ठीक है। और टेंशन के लिए फॉर्मूला हो गया 2
m1 m2 अपॉन m1 प्लस m1 प्लस m2 एंड होल मल्टीप्लाइड विथ g। ठीक है, ये दो फार्मूला शॉर्टकट के लिए काम आ सकते हैं अपने को। ठीक है, ये जो दो फार्मूले हैं, ये फार्मूला का यूज अपन प्रॉब्लम को